नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो प्रश्न हैं वह रिवीजन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, साख का सृजन कौन करता है? कृषि बैंक, वाणिज्यिक बैंक, औद्योगिक बैंक, उपरोक्त सभी। तो साख का सृजन जो है वह वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है और वाणिज्यिक बैंक जो हैं वह अपनी जमाओं को लोगों को उधार देकर साख का सृजन करती हैं। तो इसलिए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, यदि बैंक की प्रारंभिक जमा 10,000 रुपये हो और नगद कोष अनुपात 10% हो तो कुल साख के सृजन की मात्रा कितनी होगी? तो साख के सृजन की मात्रा निकालने के लिए साख सृजन बराबर होता है 1/CRR कैश रिजर्व रेशियो। तो 1/CRR कितना हो जाएगा? नगद कोषानुपात, तो यह हो जाएगा 10। तो इसके बटे तो यह 1/10/100 हो जाएगा। तो इसका यह जो आ जाएगा 10 कह सकते हैं 10 आ जाएगा। यह 10 आ गया साख सृजन। और साख सृजन की अगर हम मात्रा देखी जाए तो साख सृजन कुल साख सृजन हो जाएगा। तो इसमें प्रारंभिक जमा गुणे साख गुणक या साख सृजन, तो प्रारंभिक जमा कितना है? यह है 10,000 रुपये। तो 10,000 गुणे 10 तो 1,00,000 रुपये आ जाएगा और 1,00,000 रुपये इसमें दिया ही नहीं है ऑप्शन में, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा नगद कोषानुपात में वृद्धि कर दिया जाए तो बैंकों के साख सृजन क्षमता में कमी होगी, स्थिरता बनी रहेगी, वृद्धि होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब केंद्रीय बैंक द्वारा नगद कोषानुपात में वृद्धि की जाती है तो इससे बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाती है। कमी आने का मतलब हुआ बी ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है 3 नंबर प्रश्न का। और बैंक अपनी जो है डिपॉजिट का एक हिस्सा आरक्षित रखना चाहते हैं और बाकी राशि का उपयोग जो है ऋण देने में करते हैं, जिससे साख सृजन होता है। और अगर नगद कोष अनुपात ज़्यादा होता है तो इससे साख सृजन में कमी आती है, मतलब विपरीत संबंध होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मुद्रा संस्फीति में मुद्रा की मात्रा में कमी किया जाता है, स्थिर रखा जाता है, वृद्धि किया जाता है, उपरोक्त में कोई नहीं। तो मुद्रा संस्फीति में मुद्रा की मात्रा में मुद्रा की मात्रा में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है मुद्रा संस्फीति की स्थिति में। तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। मुद्रा संस्फीति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाती है, बी सही है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इजी क्वेश्चन है, पिगू ने, फिशर, मार्शल, कीन्स। तो मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया था। तो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन कीन्स ने जो है अपने केन्सियन थ्योरी ऑफ मनी में किया था। और कीन्स मानते हैं कि मुद्रा की मात्रा जो है सीधे मूल्य स्तर को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि यह रोजगार, उत्पादन और आय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। कीन्स ने अपने सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में कहा कि मुद्रा का प्रभाव मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। यह 3 बातें कौन कौन सी थी? पहली जो बात इन्होंने बताई उसमें मुद्रा की मांग के बारे में बताया और बताया कि लोग जो है 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग करते हैं, जिसमें लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। और दूसरी जो कारकों पर निर्भर करती है मुद्रा की मांग, वह है मुद्रा का प्रभाव मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति को केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक नियंत्रित करते हैं और अधिक मुद्रा आपूर्ति से ब्याज दर घटती है, जिससे निवेश बढ़ता है। और तीसरा जो मुद्रा
का प्रभाव जो है वह मुख्य रूप से ब्याज दर और आय पर प्रभाव से प्रभावित होता है, जिसमें जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो ब्याज दर कम होता है। ब्याज दर कम होने से निवेश बढ़ता है और जिससे रोजगार और राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से यह मुद्रा के आय सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1935, 1955, 1920, 1949। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। 21 नहीं दिया, 20, तो बी आंसर सही, सी आंसर सही होगा 6 नंबर प्रश्न का। अगला 7 नंबर प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल लोकसभा में एसबीआई बिल लोकसभा में 16 अप्रैल 1955 को प्रस्तुत किया गया था। तो 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो है वह ए है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, स्फीतिक अंतराल निम्न में से किसकी देन है? तो स्फीतिक अंतराल जो है वह प्रोफेसर कीन्स की देन है। और स्फीतिक अंतराल ऐसी स्थिति होती है जब क्या होता है, अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तब अर्थव्यवस्था में स्फीति की स्थिति देखने को मिलती है। स्फीतिक अंतराल जो है वह स्थिति होती है जब किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग एग्रीगेट डिमांड, कुल आपूर्ति एग्रीगेट सप्लाई की अधिकतम सीमा यानी पूर्ण रोजगार उत्पादन से अधिक हो जाती है। इस स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं की मांग तो बढ़ जाती है, लेकिन आपूर्ति सीमित होने के कारण मूल्य स्तर बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है, महंगाई उत्पन्न हो जाती है। अगर इसे एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो भारत में त्योहारी सीजन में बढ़ी महंगाई जो बढ़ती है, मान लीजिए क्या होता है, होली के समय में लोगों की आय बढ़ गई है और वे खरीदारी करने लगते हैं, लेकिन बाज़ार में वस्तुओं की उपलब्धता जो होती है वह सीमित होती है, क्योंकि उत्पादन पहले ही अपनी अधिकतम सीमा पर होता है। और अब क्या होता है, जब मांग अधिक हो जाती है, आपूर्ति सीमित हो जाती है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। इस स्थिति को ही स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। और स्फीतिक अंतराल के अगर कारणों की बात की जाए तो सरकारी व्यय में वृद्धि, निजी निवेश में वृद्धि, आय में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि होता है। यह जो कारण होते हैं स्फीतिक अंतराल के कारण होते हैं। और इसे नियंत्रित करने के लिए जो है सरकार राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति का सहारा लेती है। तो स्फीतिक अंतराल में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है। एग्रीगेट सप्लाई कम होने का जो कारण होता है वह उत्पादन पहले ही पूर्ण रोजगार के स्तर पर हो जाता है, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है। तो यह जो अंतर हो जाता है इसी अंतर को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। और इस अंतर की बात सबसे पहले प्रोफेसर कीन्स अपने सिद्धांत में करते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वैगनर का नियम किससे संबंधित है? कर विवर्तन, सार्वजनिक व्यय, ऋण कुचक्र, संसाधनों का एकत्रीकरण। तो वैगनर का नियम जो है वह सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। 9 का सही आंसर बी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग राज्यों को विवेकाधीन अनुदान प्रदान करता है? अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 278, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 275। तो संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वित्त आयोग जो है वह राज्यों को विवेकाधीन अनुदान प्रदान करता है। तो सही आंसर डी है, 275 डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बचत गुणक परिभाषित है। तो बचत गुणक दिए गए ऑप्शनों में के बराबर हो जाएगा 1/r द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय है, प्रवाह चर, स्टॉक चर, अनुपात चर, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय आय जो है प्रवाह चर का एग्जाम्पल है, इसलिए सही आंसर 12 नंबर प्रश्न का ए। अगला 13 नंबर प्रश्न है, वास्तविक जीडीपी की गणना किस कीमत पर की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत पर, प्रशासनिक कीमत पर, स्थिर कीमत पर, बाजार कीमत पर। तो वास्तविक जीडीपी की गणना जो है वह स्थिर कीमत पर की जाती है। जीडीपी किसी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे 2 तरीके से मापा जाता है, जिसमें चालू कीमतों पर जीडीपी जिसे करेंट प्राइस
या करंट प्राइस पर जीडीपी कहा जाता है, और स्थिर कीमतों पर जीडीपी जिसे कांस्टेंट प्राइस जीडीपी कहा जाता है। चालू कीमतों पर अगर जीडीपी की बात की जाए तो चालू कीमतों पर जीडीपी जो है वह नाम मात्र जीडीपी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और अगर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की बात की जाए तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी जो है वह वास्तविक जीडीपी के रूप में मापी जाती है। चालू कीमतों पर जीडीपी का जो अर्थ होता है वह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उसी वर्ष की वास्तविक बाजार की कीमतों पर निकाला जाता है। चालू जीडीपी में इन्फ्लेशन का प्रभाव शामिल होता है, और यदि किसी वर्ष कीमतें बढ़ जाती हैं तो जीडीपी भी बढ़ी हुई दिखाई देती है, भले ही उत्पादन में कोई वास्तविक वृद्धि ना हो। और अगर स्थिर कीमतों पर जीडीपी की बात की जाए तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी वह जीडीपी होती है जिसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता है, अर्थात इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा दिया जाता है और इसमें किसी आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान में 2011-12 की आधार वर्ष के कीमतों का प्रयोग किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है, मतलब स्थिर कीमत जो है वह अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है, और इसमें केवल उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को मापा जाता है, ना कि मूल्य वृद्धि को मापा जाता है। तो यह कुछ बातें थी चालू कीमतों पर जीडीपी मापने के संदर्भ में, और स्थिर कीमतों पर जीडीपी मापने के संबंध में ध्यान रखने वाली बात है कि चालू कीमतों पर जो जीडीपी मापी जाती है वह जीडीपी जो है अपने साथ इन्फ्लेशन को शामिल करती है, और स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी मापी जाती है वह अपने साथ इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को शामिल नहीं करती है। इसके अलावा स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी में मापी जाती है उसे वास्तविक जीडीपी के रूप में मापा जाता है, और चालू कीमतों पर जो जीडीपी मापी जाती है उसे नाममात्र जीडीपी के रूप में मापा जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, यदि अल्पकालीन बाजार अति अल्पकालीन बाजार वह होता है जिसमें बाजार आपूर्ति वक्र पूर्णतः लोचदार होता है, सामान्य लोचदार होता है, अत्यधिक लोचदार होता है, पूर्णतः बेलोचदार होता है। तो अति अल्पकालीन बाजार वक्र वह होता है जिसमें बाजार पूर्ति वक्र जो होता है वह पूर्णतः बेलोचदार होता है। पूर्णतः बेलोचदार होने का मतलब बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, इसलिए सही आंसर 15 का बी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, यूलर के प्रमेय का संबंध है जनसंख्या से, कर प्रणाली से, वितरण से, मुद्रास्फीति से। तो यूलर का जो प्रमेय है वह वितरण से संबंधित है, इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल होता है शून्य, ऋणात्मक, अनंत, धनात्मक। तो एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल जो होता है वह शून्य होता है। शून्य, एक फर्म के कुल स्थिर लागत वक्र का ढाल शून्य होता है, इसलिए 17 का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, मांग वक्रों में से कौन सा स्थिर लोच वाला वक्र नहीं है। तो मांग वक्रों में स्थिर लोच वाला वक्र जो होगा वह रैखिक वक्र नहीं होगा, रैखिक वक्र जो है वह अस्थिर होता है, इसलिए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, यदि आपूर्ति वक्र यस बराबर 2p² - 10 है तो p बराबर 10 इकाई है तो आपूर्ति लोच क्या होगी। तो आपूर्ति लोच निकालने के लिए इसमें पहले क्या देखते हैं, देखिए ध्यान रखना है कि आपूर्ति लोच निकालने का जो सूत्र होता है वह IS बराबर हो जाएगा DS/DP × P/S। इसको D को डेल्टा भी कह सकते हैं। तो इसमें हमें DS निकालना है, DP निकालना है, P निकालना है और S निकालना है। तो DS निकालने के लिए हमें जो है वह जो S दिया गया है यह इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो S का जब अवकलन करेंगे हम लोग तो S बराबर कितना दिया गया है, S बराबर 2p² - 10 है। इसका जब अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 2
गुणे 2p, यह 0 हो जाएगा तो 4p हो जाएगा। तो यस बराबर ds इसको कह सकते हैं, या ds बराबर हो जाएगा 4p। अब s निकालेंगे, तो s निकालने के लिए तो s इसमें p का मान दिया गया है तो s निकाल लेंगे, सिंपल है। s कैसे निकलेगा, इस सूत्र में p का मान रख देंगे तो s बराबर हो जाएगा 2 गुणे p का मतलब 10, 10 का 100 माइनस 10, तो यह हो जाएगा 200 माइनस 10, यह 190 हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा, s 190 हो हाँ s 190 हो जाएगा। और ds कितना हुआ था, ds हुआ था 4p, तो इसको ds 4p हुआ था और s कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। अब अब इसको निकाल देंगे, es बराबर 4p, ds रख देंगे मान 4p अपान s हो जाएगा इंटू p अपान 1 हो जाएगा। तो 4p बटे 190 गुणे, तो यह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा, लोच हो जाएगा, p का मान 10 हो जाएगा तो 10 बटे 1 हो जाएगा। तो अब p यहाँ भी 10 कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा ऐसे 40 बटे 190 गुणे 10 बटे 1, तो यह हो जाएगा 40 बटे 190 गुणे 10, तो यह हो जाएगा 400 बटे 190, तो यह 0 0 कट जाएगा। तो इसको जब भाग करेंगे तो यह 2 से कटेगा, 19 दूना 38, तो 2.1 के आसपास आंसर आएगा। 2.1, तो 2.1 इसमें डी आंसर लग रहा है सही, हाँ 2.1, ठीक है, डी आंसर इसमें आ जाएगा सही। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सामान्य मांग फलन का ढाल होता है। तो सामान्य मांग फलन का ढाल कैसे होता है, तो सामान्य मांग फलन का ढाल जो होता है वह सदैव धनात्मक होता है। अगला प्रश्न है अनधिमान वक्र का ढाल होता है। तो अनधिमान वक्र का ढाल जो है वह ऋणात्मक होता है, बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। 21 का सही आंसर ये है। अगला 22, विलासिता की वस्तुओं की मांग की आयलोच होती है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की आयलोच जो होती है वह कैसी होती है, विलासिता धनात्मक होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की आयलोच सदैव धनात्मक होती है। 22 का सही आंसर सी है। अगला 23 नंबर प्रश्न है अनिवार्य वस्तुओं की मांग सामान्यतया होती है। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग जो है वह बेलोचदार होती है। तो सही आंसर बी है 23 नंबर प्रश्न का। अगला 24 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता की बचत अनंत होती है। तो उपभोक्ता की बचत जो है अनंत अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में होती है। 24 का सही आंसर ए है। उपभोक्ता की बचत का जो अर्थ होता है वह जो है उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जितनी कीमत देने को तैयार होता है और जो वास्तविक कीमत जो है वह चुकाता है, इनके अंतर को उपभोक्ता अधिशेष या उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। और उपभोक्ता की बचत जो है अनंत तभी हो सकती है जब कोई वस्तु बिल्कुल मुफ्त में हो या फ्री में हो, उसकी उपयोगिता अत्यधिक हो सकती है। जैसे मुफ्त में उपलब्ध वस्तु जैसे रोशनी, सूर्य की रोशनी, हवा, सार्वजनिक वस्तुओं जैसे सरकारी सेवाएं, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सस्ती लेकिन अत्यधिक उपयोगी वस्तुओं, इनकी जो है बचत क्या होती है, अनंत होती है, कुछ पैसा नहीं इनमें देना पड़ता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है कर लगाने का मुख्य उद्देश्य है धन के प्रवाह को रोकना, धन संचय को रोकना, काले धन को कम करना, सरकार का वित्त पोषण करना। तो कर लगाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह सरकार का वित्त पोषण करना होता है, इसलिए 25 का सही आंसर
डी है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, निम्न चित्र से उत्तर दीजिए, इसमें क्या है, सी और डी प्रदर्शित करता है। तो सी और डी क्या प्रदर्शित कर रहा है, सी और डी जो है वह अवसाद को बता रहा है, अवसाद। अगला प्रश्न है 27, कौन सा समीकरण समांतर माध्य, माध्यिका और भूयिष्ठिक या बहुलक के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। तो z बराबर 3m-2x बार जो है यह माध्य, माध्यिका और समांतर माध्य के बीच, बहुलक के बीच संबंध बताता है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 28, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है 1948 में पारित किया गया था। तो इसलिए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, ए सही है।